हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है फिलॉसफी की लेक्चर सीरीज़ के जो वीडियोस रिमेनिंग बचे हैं आपके, उसको ख़त्म करने के लिए माई सेल्फ निखिल अगले 10 से 12 दिन के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लेंगे। देन आपकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपका एथिक्स का सेक्शन थोड़ा सा मैंने रोका हुआ है, वो नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स मोस्टली आपके हो चुके हैं, 8 से 9 फिलोसफर्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें से 6 से 7 हमने लगभग कर लिए हैं। वो बाकी जो रिमेनिंग है वो अपन साथ साथ करते रहेंगे। इंडियन फिलोसफी का बड़ा सेक्शन बाकी रह गया है, 3-4 चैप्टर हैं, उसको हम पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज के आपके जो थिंकर हैं या जो आपकी सोच है या जो दर्शन है आपका, वो है मीमांसा। मीमांसा दर्शन की आज हम बात करते हैं। मीमांसा क्या था, क्यों था, प्लस इस वीडियो में मैंने अपने नोट्स डाले हैं जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नया कुछ हमने ट्राई करने की कोशिश की है। हो सकता है पिक्स वगैरह थोड़ी क्लियर नहीं आई हो मोबाइल से, मैंने देखी नहीं है अभी तक। तो शुरुआत करने की कोशिश करते हैं हम। मीमांसा भारतीय दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये भी कहानी बड़ी रोचक है इसकी शुरुआत कैसे होती है देखने की कोशिश करते हैं हम। एक टाइम ऐसा आया था, आप सभी जानते हैं, जब वेदों की सत्ता जो थी वो सर्वोपरि थी। वेदों की सत्ता सबसे ऊपर हुआ करती थी। वेदों के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते थे। वेदों की सत्ता को ही मानना पड़ता था। वेदों में जो लिखा हुआ है उसे ही मानना पड़ता था। वक्त बदलता चला गया, लोगों ने वेदों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि हम वेदों को स्वीकार नहीं करते। इसके जो रिचुअल्स हैं, इसके जो रीति रिवाज हैं, वो हमें लगता है कि वो अंधविश्वास की तरफ हमें बढ़ा रहे हैं। ये वो टाइम था जब बौद्ध जैसे लोगों ने अपना नया धर्म बनाया। कैसे बनाया? वेदों का कटाक्ष करके। वेदों में जो लिखा हुआ है हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसी एरा के अंदर, इसी काल के अंदर वेदों की सबसे ज़्यादा आप कहेंगे क्षति हुई, हानि हुई, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, महर्षि जैमिनी। जैमिनी कहते हैं कि मैं वापस से वेदों की खोई हुई जो ख्याति है, जो इसकी पब्लिसिटी जो पहले थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, मैं उसे वापस लाने की कोशिश करूँगा। और महर्षि जैमिनी ने बनाया नया दर्शन, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी जो कहलाई मीमांसा। तो मीमांसा के फाउंडर हुए आपके कौन? महर्षि जैमिनी। ये हम देखेंगे आगे। तो ये है आपकी मीमांसा के पीछे की कहानी, थोड़ी सी क्या था क्या नहीं था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मीमांसा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विचार करना। मीमांसा दर्शन पूर्णतः वेदों पर आधारित है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तथा वेदों की सत्ता को ये स्थापित करता है। वेद व उपनिषद से संबंध के आधार पर ही इन्हें पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा में विभाजित किया जाता है। कालांतर में पूर्व मीमांसा को तो मीमांसा कह दिया गया तथा उत्तर मीमांसा क्या कहलाई आपकी? वेदांत। यहाँ हम पूर्व मीमांसा की बात करेंगे, अर्थात मीमांसा की चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन का उदय, जैसे मैंने बताया, बुद्ध वगैरह की कहानी करके, ठीक है। तो ये आपका मीमांसा का आधार बना। ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें मीमांसा की बेसिकली कि मीमांसा दर्शन में है क्या, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी थिंकिंग क्या थी, तो पहले मीमांसा वृक्ष की बात कर लेते हैं। मीमांसा में किस प्रकार के लीडर्स थे, ठीक है। पहले आचार्य जैमिनी, जिनकी फेमस बुक हुई जैमिनी सूत्र, जिसे हम मीमांसा का आधार भी कहते हैं। इनके बाद आए सबर स्वामी। सबर स्वामी की फेमस बुक थी सबर भाष्य। सबर भाष्य भी मीमांसा का बहुत बड़ा ग्रंथ कहलाती है, बहुत माननीय ग्रंथ कहलाती है। इसके बाद दो अलग अलग तरह के थिंकर्स आएंगे, दोनों बहुत फेमस होंगे। एक तरफ होंगे आपके प्रभाकर मिश्र, जिन्होंने बनाई प्रभाकर मीमांसा, तथा एक तरफ होंगे कुमारिल भट्ट, जो बना देंगे आपकी भट्ट की मीमांसा या भट्ट मीमांसा। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों की पुष्टि करना है। मीमांसा का वास्तविक अर्थ अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है समस्या या विचारणीय विषय का युक्तियों की समीक्षा के द्वारा निर्णय करना। ऑब्वियसली बात यही है, अगर कोई इश्यू चल रहा है, अगर कोई मुद्दा चल रहा है, तो मैं तर्क के द्वारा जो भी मैं युक्ति यूज़ कर सकता हूँ, जितनी भी युक्तियाँ यूज़ कर सकता हूँ, उसकी समीक्षा कर सकता हूँ, और फाइनली मैं ये कह दूँ हाँ ये राइट था या ये रॉन्ग था। अभी हमारा काम क्या है यहाँ पर जो वेदों के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, तो मीमांसा क्या करेगा? नहीं,
मीमांसा कहेगा वेद सही है, आप मीमांसा को गलत नहीं कह सकते। तो मीमांसा का काम ये होगा, यह पूर्णतः वेदों पर आधारित क्या है, एक आस्तिक दर्शन है, पूर्णतः आस्तिक दर्शन है। यहाँ भी ज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना गया है। मीमांसा के ज्ञान सिद्धांत में वैद्य ज्ञान को प्रमा कहा गया है तथा प्रमा के 4 लक्षण बतलाए गए हैं। ये 4 लक्षण कौन कौन से हैं? प्रमा ज्ञान नवीन होना चाहिए, पुराने ज्ञान से अकाट्य होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर पुराना ज्ञान उसे काट देगा तो फिर उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, नवीनता नहीं बचेगी। असंदिग्ध होना चाहिए, उस पर आप शक नहीं कर सकते, बिल्कुल न्यू, और एकदम जो प्रूफ है, असंदिग्ध का मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ है कि हाँ यही होगा। कारण के दोष से रहित होना चाहिए, मतलब कार्य कारण का जो दोष रह जाता है उससे वो रहित होना चाहिए, तो ही वो प्रमा कहला सकता है। अलग अलग मीमांसकों ने अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार किया। जैसे जैमिनी आते हैं, जैमिनी ने 3 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन 3 के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रभाकर आते हैं, प्रभाकर कहते हैं केवल 3 नहीं हो सकते, 2 चीज़ें जैमिनी ने छोड़ दी, एक थी आपकी उपमान और एक थी आपकी अर्थ आपत्ति। अभी देखें क्या होती है। कुमारिल कहते हैं कि प्रभाकर ने अच्छा प्रयास किया लेकिन एक चीज़ उन्होंने भी छोड़ दी, वो थी आपकी अनुपलब्धि। इट मीन्स जैमिनी ने 3 प्रमाण माने, प्रभाकर के हुए कितने, 5, और कुमारिल के 6। 3, 5 और 6। एक एक करके बात करते हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष का प्रमाण, जैमिनी, प्रभाकर, कुमारिल तीनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, तीनों ने इसे स्वीकार किया। प्रभाकर प्रत्यक्ष को स्पष्ट करते हुए कहते हैं साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम, साक्षात जो प्रतीति है उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, प्रत्यक्ष के बारे में आप भी जानते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो हमें दिख रहा है वही प्रत्यक्ष है, और ऑब्वियसली बात है जो आपको दिख रहा है उसी के द्वारा तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ प्रत्यक्ष से तात्पर्य केवल आंखों से नहीं है, प्रत्यक्ष से तात्पर्य यहाँ पर आंखों के अलावा इंद्रियों के द्वारा अगर आपने महसूस किया है तो वो आपको प्रत्यक्ष हो गया, अगर आपने वहाँ केवल प्रत्यक्ष का यूज़ किया है। बट रियलिटी ये है ओनली प्रत्यक्ष कोई फैक्टर नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है प्लस अनुमान फिर लगाया जाता है थोड़ा सा, और फिर शब्दों में उसको बयां किया जाता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। इसी को आगे बढ़ाकर कह देंगे हम उपमान। अनुमान की तरह ही होता है एक शब्द उपमान, और इसी को आगे मीमांसक कहते हैं अर्थ आपत्ति क्या होगी, और इसी में आगे कहेंगे अनुपलब्धि क्या होगी। सबका टारगेट केवल क्या, नॉलेज, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। प्रत्यक्ष है आपका, इसकी हमने बात की, प्रभाकर ने कह दिया प्रत्यक्ष है, वही सब कुछ है जो दिख रहा है। प्रभाकर का त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, प्रभाकर यहाँ स्पष्ट करते हैं त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद मतलब जहाँ पर एक ज्ञाता होगा, ज्ञान होगा और ज्ञेय होगा, और तीनों का प्रत्यक्ष होता है। ज्ञाता मतलब आप, ज्ञेय जिसे ज्ञात किया जाना है जैसे वृक्ष, इन दोनों का हो गया ज्ञान। ऑब्वियसली बात है अगर मैं एक को हटा दूं तो प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसको हटा दूं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और इसको हटा दूंगा तो पिक्चर ही खत्म। प्रभाकर कहते हैं त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, 3 पुटियां होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। कुमारिल ने कहा, कुमारिल के अनुसार कारण दोष रहित और अबाधित इंद्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष में उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे मैंने कहा इंद्रिय भी होना चाहिए, कारण दोष रहित भी होना चाहिए। ठीक है, ये पहला ज्ञान। दूसरा शब्द का प्रमाण, इस प्रमाण को भी तीनों विचारकों ने स्वीकार किया है जैसा हमने पीछे देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। क्यों? क्योंकि आप वेदों की बात कर रहे हैं, वेदों को आपको प्रूफ करना है, और वेदों को प्रूफ करना इट मीन्स आपको शब्दों को प्रूफ करना है, और शब्दों को प्रूफ करने के लिए आपको शब्दों की सत्ता को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है आपके लिए, अनिवार्यता है आपके लिए, इसमें आप नाकनुकुर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है मीमांसकों के लिए वो है शब्द का प्रमाण। तो आप देखेंगे शब्द प्रमाण में अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या की जाएगी। कैसे? शब्द प्रमाण को दो भेदों को स्वीकार किया जाएगा। पहला पौरुष्य का वचन जो किसी व्यक्ति ने कहे गए हैं, और अपौरुष्यक वचन जो वेदों के कथन है, किसी पुरुष ने नहीं कहे हैं, वो आम आदमी ने नहीं कहे हैं,
ईश्वरीय वचन है वो। वेद वाक्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता हमें कभी भी नहीं होती है, हमें नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते बारिश गलत हो गई, वहाँ गलती नहीं है, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। आप प्रूफ ये कर सकते हैं आज बाथरूम में पानी नहीं आया। जो पौरुषीय है, जितनी भी गतिविधियाँ आपकी पुरुष के द्वारा की जाती है, इट मीन्स ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, उन्हीं को आप प्रूफ कर सकते हैं सही है या गलत है। नेचर जो करेगा उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ वेदों को आप देख रहे हैं कैसे सेफ जोन में डाल दिया गया कि इनके ऊपर हमें प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वेदों के वर्ड्स हैं, वेदों के वाक्य हैं, ये तो सही ही थे, सही ही हैं, सही ही रहेंगे। ताकि मैं इस झंझट में पढ़ूँ ही ना कि वेदों को प्रूफ क्यों नहीं किया जा रहा। मीमांसकों ने पहले ही पतली गली निकाल ली और यहाँ से निकल गए। उसके बाद ये कहते हैं कि वैदिक वाक्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है सिद्धार्थ वाक्य, एक होता है आपका विधायक वाक्य। सिद्धार्थ वाक्य, इसके द्वारा हमें किसी सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि विधायक वाक्य में ये वाक्य किसी भी प्रकार का आदेश हमें नहीं देते हैं। मतलब सिद्धार्थ वाक्य द्वारा हमें किसी विषय का, सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि दुनिया गोल है, ज्ञान प्राप्त हुआ। विधायक वाक्य ये किसी प्रकार का आदेश नहीं देंगे आपको, ये नॉर्मली बात करते हैं कैसे बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, आदेश नहीं है, संभावना भी नहीं है, सत्यता भी नहीं है, विधायक है। मीमांसक शब्द व अर्थ में नैसर्गिक संबंध मानते हैं। शब्द की तथा वाक्यों की मीमांसा दर्शन में अलग अलग सत्ता को स्वीकार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से आ जाता है, नेट के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। कुमारिल भट्ट की अभिहितान्यवाद और प्रभाकर की अनित्य विधानवाद। फर्क क्या है? कुमारिल कहेंगे कि शब्दों की स्वतंत्र सत्ता होती है, शब्दों की स्वतंत्र सत्ता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, बिना वृक्षों के जंगल का क्या अस्तित्व। एक एक वृक्ष उगता है तब जाके जंगल बनता है। जबकि प्रभाकर कहेंगे नहीं, संपूर्ण वाक्य की ही सत्ता है, अकेले की कोई सत्ता नहीं है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष की औकात या वृक्ष की वैल्यू तभी है जब वो जंगल के साथ रहे। अगर आपको जंगल चाहिए तो वृक्ष चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपको ग्रीनरी चाहिए तो जंगल चाहिए। प्रभाकर की स्टेटमेंट है, अगर आप देखेंगे तो कुमारिल का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा परफेक्ट है कि शब्दों की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है, लेकिन प्रभाकर कहते हैं नहीं, वाक्यों की सत्ता होती है। प्रभाकर का कहना था, जैसे मान लीजिए कुमारिल ने तो कह दिया कि हर किसी की सत्ता होती है, अ की भी सत्ता है, ब की भी सत्ता है, स की भी सत्ता है, द की भी सत्ता है। प्रभाकर कहते हैं नहीं, ये सत्ता तो मान ली, लेकिन इनका प्रेजेंस कहाँ पर है? प्रेजेंस होगा तो किस शब्द का होगा, ये पूरा शब्द हो गया एक, इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं, पूरे वाक्य की वैल्यू बनती है, अदरवाइज तो ये भटकते रहेंगे, इनकी क्या वैल्यू? ये शब्दों की सत्ता। तीसरा आता है अनुमान, आइडिया। इसका भी बहुत अधिक व्यापक क्षेत्र है। कैसे व्यापक क्षेत्र है? अनुमान के द्वारा, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, अनुमान के द्वारा आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी रह सकते हैं। दायरा सबसे बड़ा है आपका अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का। और ऑब्वियसली बात एक हमेशा याद रखिएगा, अनुमान के बिना हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के अंदर अगर मैं कहूँ तो अनुमान का यूज़ किया ही जाता है, हर प्रकार के ज्ञान के अंदर। अगर मैं आपको शब्दों के अंदर कोई बात कहता हूँ तो उसमें भी आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। अगर मैंने कहा 2 × 2 क्या होता है, तो आपने तुरंत आइडिया लगाया, हाँ 4 होता है, अनुमान था। अनुमान के बिना ज्ञान प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, या मेरे वर्ड से मैं कहूँ तो असंभव है। अनुमान के बिना ज्ञान संभव नहीं हो सकता। हालांकि अनुमान की नेगेटिविटी क्या है? ये पॉजिटिव ये है कि हमें सार्थक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नेगेटिव ये है हमें यहाँ से भ्रांति भी हमें हो सकती है। अनुमान के द्वारा भ्रांति भी हो सकती है। कई बार आप अनुमान लगाकर किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स भी दिमाग में ले आते हैं, लेकिन अनुमान के द्वारा पॉजिटिव भी ला सकते हैं। ये अनुमान की सबसे बड़ी कमी है कि नकारात्मकता भी इसके अंदर थोड़ी सी भरी रहती है। ठीक है,
आगे देखते हैं। इसके बाद जैसा ये देख रहे हैं आप इसमें कि अनुमान के अंदर होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान ही क्या कहलाता है? अनुमान। पूर्व ज्ञान के पश्चात, पहले से आपको ज्ञान था, उसके बाद जो ज्ञान हुआ आपको, अनुमान कहलाएगा। अनुमान के लिए 3 पदों का होना बहुत आवश्यक है। 3 पद कौन कौन से? पक्ष, हेतु और साध्य। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये पर्वत है, पर्वत पर आग लगी हुई है और इधर से धुआं निकल रहा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे दिखाई दी धुआं, पर्वत दिखाई दिया, धुआं दिखाई दी, तो मैंने क्या अनुमान लगाया कि पर्वत पर आग हो सकती है, पर्वत पर आग हो सकती है। तो किसको साधा मैंने साधा आग को। आग को मुझे साधा, आग को मैंने साधा, जैसे हम कहते हैं निशाना साधिए, जो लक्ष्य चाहिए उसके ऊपर निशाना साधिए। तो मुझे लक्ष्य क्या चाहिए था? मुझे यहाँ पर आग प्रूफ करनी थी, आग को साध्य। ठीक है, किसके हेतु, किसके माध्यम से ये चीज़ें हो रही है? धुएं के माध्यम से, क्योंकि धुआं नहीं होता तो मुझे आग का आइडिया नहीं आता। और किसके पक्ष में? पक्ष मतलब कहाँ पर हो रहा है, कहाँ सारा सीन? पर्वत के ऊपर हो रहा है। डेफिनेशन देखें, पक्ष वह है जिसके विषय में अनुमान किया जाना है, पर्वत के विषय में। हेतु जिसके आधार पर, पक्ष में जिसके आधार पर, हेतु मतलब धुआं, इसके आधार पर हमने पर्वत के पक्ष में किसी एक चीज को साधा। साधा किसको? हेतु के आधार पर पक्ष में जिसे सिद्ध किया जा रहा है, वो गई आपकी धुआं या साध्य। 3 हो गए आपके। 4th है आपका उपमान। उपमान में देखिए बेसिकली उपमान होता क्या है, मान लीजिए आपने कभी घोड़ा देखा है, सबने देखा होगा। अगर अभी आप कहीं जाएंगे और आप वहाँ पर आपको खच्चर जैसा कोई जीव दिखाई देगा, तो आप पहचान जाएंगे घोड़े की नस्ल का कोई जीव है। जरूरी नहीं आप खच्चर पहचाने, आप ये पहचान जाएंगे घोड़े की नस्ल का कोई ना कोई जीव ये है। ऐसा क्यों? अनुमान तो नहीं था, अनुमान तो आपको घोड़े का था, खच्चर का तो नहीं था। लेकिन इसे कहा गया उपमान, जो देखा गया है उसी के आधार पर नए को साधना। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। भूतकाल में किसी वस्तु की स्मृति के आधार पर वर्तमान की वस्तु का ज्ञान करना क्या कहलाएगा? उपमान। नेक्स्ट है आपका अर्थ आपत्ति। 2 तथ्यों के विरोधाभास को दूर करने के लिए तीसरे की कल्पना करना क्या कहलाता है? अर्थ की आपत्ति या अर्थ आपत्ति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है कि यह आलीशान महल रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, दिमाग में एक क्लू आता है, अगर महल आलीशान है तो रहने लायक होगा, और अगर रहने लायक नहीं है तो आलीशान नहीं होगा। यहां पर हम यूज करें किसको? अर्थ की आपत्ति को। दोनों का जो विरोधाभास है, महल का आलीशान होने के और रहने के लिए, दोनों में जो विरोधाभास है, इसको दूर करने के लिए हमें नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम क्या कहेंगे? ये अर्थ आपत्ति है। दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको हम दूर कर देंगे। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये आलीशान महल रहने लायक नहीं है क्योंकि यह भूतहा है। आलीशान है लेकिन यहाँ भूत रहते हैं, सब कुछ है, यहाँ बिस्तर है, सोफे हैं, लाइट है, एसी है, लेकिन यहाँ भूतों का वास है, रहने लायक नहीं है। ये क्या हो गया? अर्थ आपत्ति। ये जो वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि ये भूत रहा है, ये कहलाएगी आपकी अर्थ की आपत्ति। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ आपत्ति की विशेषताएं। यह अनुमान पर आधारित तो नहीं होती है, नई चीज बोली है मैंने, अनुमान तो नहीं है। यह प्रत्यक्ष पर भी आधारित नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा, जो वहाँ है कंडीशन, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आएगी, और यह उपमान पर भी आधारित नहीं होती है। ये इसका क्या हो गया? ये इसकी विशेषताएं होगी। कुमारिल अर्थ आपत्ति के 2 प्रकार बतलाएंगे। पहला दृष्ट अर्थ आपत्ति और एक श्रुति अर्थ आपत्ति। समझ जाएंगे आप नाम से ही। दृष्ट मतलब देखा गया, किसी भी देखी गई घटना की व्याख्या के लिए, किसी भी देखी गई घटना, देखा है मैंने, देखी गई घटना की व्याख्या के लिए अन्य अर्थ की कल्पना करना।
जैसे आप कहते हैं ना, मैंने उस वीर को देखा वो पर्वत के समान था। तो वीर है तो पर्वत नहीं हो सकता, और पर्वत है तो वीर नहीं हो सकता। वीर है पर्वत के समान। श्रुति, सुनी गई घटना, मैंने उससे सुना था वो वीर पर्वत के समान है। सुनी हुई के आधार पर तीसरे की कल्पना करना, यह आपकी अर्थ की आपत्ति है। नेक्स्ट ज्ञान है अनुपलब्धि। इसके द्वारा अभाव नामक पदार्थ को, या अभाव नामक पदार्थ का हमें ज्ञान होता है। अभाव का मतलब क्या हुआ? किसी स्थान या काल में किसी वस्तु की अनुपस्थिति ही अभाव कहलाती है। अभी हमें मूवी देखनी थी, नहीं देख पाए, मूवी का अभाव हो गया। कुमारिल के अनुसार हमें इसका ज्ञान भी प्रत्यक्ष व अनुमान से संबंधित नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अभाव की भी अपनी सत्ता है, तथा अभाव का ज्ञान करने के लिए हमें अनुपलब्धि को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभाव तो है संपूर्ण दुनिया में। अगर आप देखेंगे पूर्णता कहीं भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य ब्लैंक है, खाली है। इसकी व्याख्या कौन करेगा? अनुपलब्धि करेगी, अनुपलब्धि करेगी। नेक्स्ट है आपका मीमांसा दर्शन का ज्ञान का सिद्धांत। मीमांसा का ज्ञान सिद्धांत आत्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ ज्ञान के दो प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं। एक है आपका प्रभाकर का त्रिपुटी संवित्त, और एक है आपका कुमारिल का ज्ञातावाद। कुमारिल का ज्ञातावाद, दोनों को देखने की कोशिश करते हैं हम। दोनों में क्या क्या है? पहला है प्रभाकर का त्रिपुटी संवित्ति। प्रभाकर ने ज्ञान के 3 आयामों को स्वीकार किया है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। प्रभाकर का मत है कि प्रत्येक ज्ञान की अभिव्यक्ति में हमें इसी त्रिपुटी का प्रत्यक्ष होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। प्रभाकर इसके आगे कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं कि ज्ञान स्वतः प्रकाशित है, यह इसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण है, अतः यह नित्य नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, आगंतुक गुण है, बाहर से कहीं आ रहा है। तीसरा, किसी विषय से संपर्क होने के बाद ही आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका मतलब आत्मा में अगर ज्ञान उत्पन्न करना है तो किसी विषय को मानना आवश्यक है। चौथा, आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान पर निर्भर रहती है। अगर आप आत्मा को वस्तु माने, विषय माने, तो ही उसकी उत्पत्ति हो रही है। जैसे आप COD को देखेंगे समझ जाएंगे। क्रिटिसाइज किया जाएगा इनको कि ज्ञान को ज्ञाता का स्वरूप न मानकर आगंतुक मानना एक प्रकार का अज्ञान है। ठीक है। दूसरा, किसी विषय से संपर्क होने के बाद ही आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, इसका भी क्रिटिसाइज किया जाता है। किसी विषय संपर्क ना होने के बाद भी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। जब आप ध्यान लगाते हैं, विषय नहीं है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक मौन है, एक शांति है, एक खालीपन है। खालीपन के अंदर आपको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आलोचनाएं की जाती रही है। कुमारिल की बात करें, कुमारिल का ज्ञान का सिद्धांत कहलाता है ज्ञातावाद। ज्ञातावाद क्या कहता है? कुमारिल का मानना है कि ज्ञान सर्व प्रकाश नहीं होता है। ज्ञान न तो स्वयं प्रकाशित होता है, न ही आत्मा को ज्ञाता के रूप में प्रकाशित करता है। कुमारिल कहते हैं कि ज्ञातता के आधार पर ज्ञान का अनुमान कर लिया जाता है। ज्ञातता के आधार पर ज्ञान का अनुमान कर लिया जाता है। कुमारिल के अनुसार ज्ञान किसी अन्य के द्वारा कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। कुमारिल यहाँ स्पष्ट करते हैं कि पदार्थ के ज्ञात होने पर उसकी ज्ञातता के आधार पर ज्ञान का अनुमान हम कर लेते हैं। स्टेटमेंट देंगे यहाँ पर ये कि ज्ञान आत्मा का अनिवार्य गुण तो नहीं है, आगंतुक गुण है। आगंतुक गुण है। सेम जो प्रभाकर ने कही थी वो सेम बात आपके कौन कह रहे हैं? कुमारिल। तो सेम आलोचना इनकी भी होगी। शंकर ने कहा, शंकराचार्य ने, कि ज्ञान आत्मा का अनिवार्य लक्षण है भैया, आगंतुक गुण नहीं है, ये तो होगा। दूसरा, शंकराचार्य फिर कहते हैं ज्ञान के स्वरूप निर्धारण के लिए हमें ज्ञान को प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा, जो कुमारिल ने नहीं माना। तीसरा, आत्मा जड़ बोधक नहीं है, विशुद्ध ज्ञाता है और चेतन भी है। ये कुमारिल की आलोचना की जाती है।
फ्रेंड्स ये आपकी मीमांसा दर्शन था। एक टॉपिक और बचा है मीमांसा का आपका, वो है आपका ख्यातिवाद, भ्रम का सिद्धांत। ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इंडियन फिलॉसफी के नोट्स आपके लगभग तैयार हैं, लगभग तैयार हैं। अभी हम ऑर्डर नहीं लेंगे इंडियन फिलॉसफी के आपसे, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी के नोट्स में तकरीबन 4 से 5 दिन और लग जाएंगे बनने में। 1-2 चैप्टर्स बच रहे हैं आपके। जैसे ही वो बन जाएंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे नोट्स मंगा रहे हैं, तकरीबन 250 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मंगाए हैं, परचेस किए हैं हमसे, उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर भी मान लीजिए हम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, देन यू विल कॉल, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो नोट्स आ चुके हैं या नहीं आ सके हैं। जितने भी नोट्स आपने लिए हैं उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत जल्द हम इसको PDF फॉर्मेट में बना देंगे, ताकि आप हमें ऑनलाइन भी हमसे आप मंगवा सकते हैं PDF में, और ख़ुद प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका मेंस एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे हमारा चैनल लगभग 100% चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ आपके मेंस का वेट कर रहे हैं। उसके बाद नए नए फीचर्स डाले जाएंगे इसमें, और हो सकता है बहुत सारी सर्विसेज में चेंज कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स तब तक पढ़ते रहिए। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वैसे नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, अदरवाइज़ मैं और बता देता हूँ आपको, इस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें और ऑर्डर लिखा सकते हैं इन सर के पास, ये आपका ऑर्डर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार आपके सामने पेश होंगे एक नई थ्योरी लेकर, और जो मीमांसा का रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।